टोटल नी रिप्लेसमेंट मतलब वह हम घुटने के जोड़ को चेंज कर रहे हैं, और हिप रिप्लेसमेंट मतलब हम हिप की सॉकेट और उसको चेंज कर रहे हैं। तो दोनों के इंडिकेशन डिफरेंट हैं। ओल्ड लोगों में पेशेंट को बेड में रखना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक चीज़ तो हुई फ्रैक्चर, दूसरा हो गया उनकी जनरल कंडीशन। अगर पेशेंट बेड में ज़्यादा टाइम रहता है तो उनको कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि निमोनिया हो गया, या बेड सोर हो गया, या अलग कोई इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया। तो ये सब चीज़ों से पेशेंट की बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ओल्ड लोगों को फ्रैक्चर्स को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। आजकल नई टेक्निक से हम ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट अगले दिन से ही चलना फिरना स्टार्ट करते हैं। इसलिए फ्रैक्चर का मतलब होता है बोन। तो अगर बोन के बारे में बात करें तो बोन को टूट जाना फ्रैक्चर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति रावत स्वागत करती हूँ आपका HBN न्यूज में, जहां हम आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड सारी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे अतिथि बैठे हैं जिन्हें आप हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां होती हैं उनका कैसे इलाज करना है सब जानते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपको स्वागत करूंगी HBN न्यूज में। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी अपनी छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक वैश हूँ। मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरी स्पेशलिटी जॉइंट प्रिजर्वेशन मतलब जोड़ को बचाना, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एक्सीडेंट के केसेस, फ्रैक्चर्स के केसेस और स्पोर्ट्स इंजरीज के केसेस, ये मैं इनसे डील करता हूँ। मुझे इस स्पेशलिटी में अब 15 साल हो गए हैं, और मेरा एक इंटरेस्ट रिसर्च भी है। तो पेपर पब्लिकेशंस और लिटरेचर जो भी लेटेस्ट हमारे देश विदेश में आ रहा है, तो उसकी जांच पड़ताल करना और उससे रिलेटेड अपने वर्क में उसको इंक्लूड करना, ये सब भी मेरी स्पेशलिटी है। ओके सर, तो सबसे पहले मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होता क्या है और फ्रैक्चर की टाइप्स क्या होती हैं? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि फ्रैक्चर क्या होता है। तो बेसिकली फ्रैक्चर का मतलब होता है बोन। अगर बोन के बारे में बात करें तो बोन को टूट जाना फ्रैक्चर बोलते हैं। तो मेनली फ्रैक्चर दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी फ्रैक्चर, जो कि एक्सीडेंट या गिरने से या चोट लगने से होता है, उसको एक्सीडेंट ट्रोमैटिक फ्रैक्चर बोलते हैं। और दूसरा होता है ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, जो कि होता है ओल्ड एज में, हड्डी कमजोर होने की वजह से कोई खड़े खड़े से स्लिप हो जाए या फिसल जाए तब भी फ्रैक्चर हो जाती है हड्डी। वो इसलिए होती है कि बोन बहुत वीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, तो उसको सेकेंडरी फ्रैक्चर बोलते हैं। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से वो फ्रैक्चर होता है। तो मेनली दो तरह के फ्रैक्चर होते हैं, और अलग अलग एजेस में अलग अलग तरह के फ्रैक्चर्स पाए जाते हैं। जैसे कि बच्चों के फ्रैक्चर्स अलग होते हैं, मिडिल एज में आप आएंगे तो उन लोगों में फ्रैक्चर्स अलग कारण से होते हैं, और ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से या गिरने की वजह से अलग तरह के फ्रैक्चर। ठीक है, तो सर मैं जानना चाहूंगी कि आजकल जैसे बुजुर्ग हैं हमारे घर में, तो बुजुर्ग में आजकल हिप फ्रैक्चर्स, हिप में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रहती हैं। तो हिप प्रॉब्लम ऐसी कौन कौन सी होती है जो हमारे बुजुर्गों में होती है, और उन्हें कैसे, ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो अपने घर में रखने चाहिए जिनसे वो प्रॉब्लम ना हो? जी, तो हिप फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है ओल्ड एज में, बिकॉज अगेन ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। तो आप देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो मेनली 3 साइड्स अफेक्ट होती हैं बॉडी में। एक होती है स्पाइन, जो आपकी रीढ़ की हड्डी, दूसरी है आपकी रिस्ट, कलाई की हड्डी, और तीसरी है हिप। ये 3 हड्डियां बहुत ज्यादा कॉमनली फ्रैक्चर होती हैं ओल्ड लोगों में। तो ओल्ड लोगों में अगर हिप फ्रैक्चर हो जाता है और वो अर्ली, मतलब जैसे अगर वो अभी गिरे और अभी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच पाए या अगले दिन पहुंच पाए, तो कभी कभी उन फ्रैक्चर्स को फिक्स करना पॉसिबल होता है। फिक्स मतलब कि हम प्लेट या स्क्रू या रॉड्स के द्वारा उस फ्रैक्चर को अपनी जगह पे बिठा के पेशेंट को अगले दिन से मूव करवा सकते हैं। और कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें फिक्सेशन पॉसिबल नहीं होता, बोन क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, या वो लेट पहुंचते हैं हॉस्पिटल। उस टाइम में हम लोग कुछ एक चीज करते हैं जिसको पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो उससे पेशेंट अगेन अगले दिन से चलने लग जाता है। ओल्ड लोगों में पेशेंट को बेड में रखना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक चीज तो हुई फ्रैक्चर, दूसरा हो गया उनकी जनरल कंडीशन। अगर पेशेंट बेड में ज्यादा टाइम रहता है तो उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि निमोनिया हो गया, या बेड सोर हो गया, या अलग कोई इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया। तो ये सब चीज़ों से पेशेंट की बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ओल्ड लोगों को फ्रैक्चर्स को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए।
आजकल नई टेक्निक से हम ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट अगले दिन से ही चलना फिरना स्टार्ट करता है। ओके सर, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोन ट्यूमर क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं? बोन ट्यूमर बेसिकली जब ये होता है, जब आपकी बॉडी का जो मैकेनिज्म है, बोन किस तरह से ग्रो करती है, किस तरह से उसमें कुछ सेल्स होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट मतलब जो सेल्स हैं वो बोन को बनाती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट होती हैं कुछ सेल्स जो कि एक्स्ट्रा बोन को हटाती हैं, तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है। और ऑस्टियोसाइट्स होती हैं कुछ सेल्स जो कि मैच्योर बोन के अंदर होती हैं। अगर इन तीनों के साइकिल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो बोन ट्यूमर होने के चांसेस होते हैं। तो बोन ट्यूमर होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को कोई कारण ना हो तो भी हो जाता है। कुछ वायरसेस पाए गए हैं रिसर्च में जो जिसकी वजह से बोन ट्यूमर हो सकता है। कुछ लोगों को अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन रहे, इन्फेक्शन बॉडी में बहुत टाइम तक रहे तो भी बोन ट्यूमर होने के चांसेस रहते हैं। रेडिएशन की वजह से बोन ट्यूमर हो सकता है। लॉन्ग टर्म कोई क्रॉनिक बीमारी है उसकी वजह से होता है। फैमिली हिस्ट्री है, कई कारण हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर कोई हाई रिस्क है जिनके फैमिली में हिस्ट्री है बोन ट्यूमर की, उनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। कोई अब नॉर्मल बोन स्वेलिंग दिखे या पेन हो तो उनको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सर, स्पाइन से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं और ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स लेके आपके पास पेशेंट आते हैं स्पाइन से जुड़ी? स्पाइन में अगेन प्रॉब्लम्स एज के हिसाब से अलग अलग पाई जाती हैं। तो अगर हम बच्चों से स्टार्ट करें तो सबसे पहली जो बच्चों में प्रॉब्लम पाई जाती है वो है स्कोलियोसिस, मतलब कुबड़ हो जाना या कमर टेढ़ी होना। वो कंजेनाइटल होती है, मतलब कुछ लोगों को बचपन से होती है, उनकी बनावट ही ऐसी होती है। तो सबसे प्रॉब्लम कॉमन स्कोलियोसिस होती है बच्चों में। फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे इन्फेक्शन की वजह से ट्यूबरकुलोसिस, टीबी ऑफ स्पाइन, ये बहुत कॉमन है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसको आइडेंटिफाई करके प्रॉपरली ट्रीट किया जा सकता है। पुराने जमाने में किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता था तो वो एक तरह से डेथ वारंट होता था कि कोई इलाज नहीं है। आज की डेट में इलाज इतना अच्छा हो गया है कि पेशेंट बैक टू नॉर्मल अगर ट्रीटमेंट ठीक से करे तो आ सकता है। मिडिल एज में हम देखें तो सियाटिका एक सबसे बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, डिस्क प्रोलैप्स। डिस्क कुछ अगर आप ज्यादा जिम करें, ज्यादा झुकने का काम है, आपका वेट ज्यादा है, तो आपकी डिस्क पे ज्यादा लोड होने की वजह से डिस्क बाहर आके नर्व को दबा सकती है, जिसको बहुत लोग सियाटिका के नाम से भी जानते हैं। तो वो कॉमन प्रॉब्लम है यंग एज में। ओल्ड एज में आप आएंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर रीढ़ की हड्डी में हो जाना, जिसकी वजह से नर्व दब जाना, या एक प्रॉब्लम होती है डीजेनरेटिव लंबर केनाल स्टेनोसिस, मतलब कि कमर की नस एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से होना। तो ये सब कारण अलग अलग एजेस में पाए जाते हैं और इन सबका ट्रीटमेंट अलग है और बहुत आजकल सरल ट्रीटमेंट है जिसकी अगर फॉलो किया जाए तो पेशेंट बैक टू नॉर्मल आ सकता है। ठीक है सर, एक ट्रीटमेंट सुना है क्लब फुट ट्रीटमेंट, वो क्लब फुट ट्रीटमेंट है क्या? तो क्लब फुट बच्चों में पाया जाता है। ये एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम है पैरों से रिलेटेड। तो पैर जो है बच्चों के नीचे फेस करने की जगह ऊपर फेस करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को चलने में कई प्रॉब्लम होती है और कॉस्मेटिकली देखने में बहुत परेशानदायक होता है ये पैर। और पेरेंट्स यूजुअली घबरा जाते हैं देख के कि ऐसा कैसे। बट क्लब फुट अगेन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ही इजीली ट्रीट कर सकते हैं। इसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब पैर को अलग अलग पोजीशंस में मूव करके प्लास्टर लगाया जाता है, और अगर एक करेक्ट टाइम पे करेक्ट तरीके से ट्रीट किया गया तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। तो जॉइंट प्रिजर्वेशन वो क्या है? तो आज से 10 या 15 साल पहले ये टेक्निक्स को कोई नहीं जानता था। सब सोचते थे जोड़ खराब हो गया तो इसका एक ही समाधान है, इसको बदलना। बट मेरी ट्रेनिंग लकीली जॉइंट प्रिजर्वेशन में हुई है यूरोप से, यूएस से। तो इसमें कई तरह की टेक्निक्स होती हैं। इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो आपका जोड़ है जो भगवान ने आपको दिया है हम उसी को बचाएं लंबे से लंबे टाइम तक, क्योंकि उससे बेस्ट जोड़ कोई नहीं हो सकता। तो अगर सही टाइम पे पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो हम दूरबीन से या कुछ स्पेशल इंजेक्शन, जैसे बहुत लोगों ने एक ही टेक्निक कॉमनली सुनी है जैसे कि पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा।
तो ये एक टेक्निक है जॉइंट प्रिजर्वेशन में, जो अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट आता है तो उस एरिया जो डैमेज्ड है उसको हम वापस रिपेयर कर सकते हैं और उसको नॉर्मल कर सकते हैं। बट अगर पेशेंट लेट स्टेज में आता है, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के बाद आता है, तो कभी कभी जॉइंट प्रिजर्वेशन करना मुश्किल होता ठीक है। लेकिन सर जैसे कि आजकल सीटी स्कैन और एमआरआई, जो हमारे दर्शक हैं, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि सीटी स्कैन और एमआरआई क्या होता है, तो क्या आप इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं? है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन लगभग सिमिलर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीटी स्कैन होता है जिसमें अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो बोन्स जो है हमें अच्छे से दिखती है। एमआरआई स्कैन एक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग उसको बोलते हैं, वो स्कैन होता है, वो एक लंबा और टाइम लेता है। सीटी स्कैन आपका 1 या 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, एमआरआई स्कैन को होने में 15 से 20 मिनट लगते हैं एटलीस्ट। और इसमें आपको ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू, मतलब जैसे बोन के आसपास जो मांसपेशियां हैं, नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो सब हमें ज्यादा अच्छे से दिखती है। तो सीटी की इंडिकेशन या करने का कारण बिल्कुल अलग होता है और एमआरआई करने का कारण बिल्कुल अलग होता है। इन दोनों से हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि ट्यूमर्स होते हैं जो कि बोन के अंदर है बट आसपास की मांसपेशियों को भी अफेक्ट कर रहा है, तो उस केस में कभी कभी सीटी भी करना पड़ता है और एमआरआई भी करना पड़ता है। तो सीटी से रेडिएशन एक्सपोजर होता है। जैसे सीटी एक तरह का आप मान लें कि एक एक्सरे जैसे हम करते हैं उसमें रेडिएशन निकलता है, वैसे ही सीटी में से रेडिएशन निकलता है। तो बट एमआरआई में रेडिएशन नहीं होता है। एमआरआई अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो एमआरआई सेफली करा सकती है, उनको हम सीटी के लिए एडवाइस नहीं कर सकते। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स जेनेटिक भी होती है, क्या बोन से रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो जेनेटिक भी होती है? जी बिल्कुल, जेनेटिक प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है बोन रिलेटेड। जैसे कि आपने देखा होगा एकॉन्ड्रोप्लेजिया एक प्रॉब्लम होती है जिसमें पेशेंट की हाइट नहीं बढ़ती है। आपने देखे होंगे कुछ लोग जैसे बोने हम कहते हैं, तो वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को स्कोलियोसिस होता है, वो ऊबड़ हो जाती है कमर में, वो जेनेटिक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम होती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसमें मसल्स का ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होता है, उसमें मसल की जगह फैट डिपॉजिट होता है और उसकी वजह से जो छाती में सांस लेने की मसल्स हैं वो भी प्रॉपरली काम नहीं करती। एक बहुत गंभीर प्रॉब्लम है, ये भी एक तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम है। बट आजकल क्योंकि हमारे पास जेनेटिक्स टेस्टिंग आ गई है प्री नेटल, तो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ और 3 महीने के अंदर अंदर अगर मदर अपना जेनेटिक टेस्टिंग कराती है तो इन प्रॉब्लम्स को होने से पहले ही रोका जा सकता है। तो इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है और आजकल अगर ये प्रॉपरली किया जाए तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स कम हो सकते हैं अपने देश। मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम्स, अगर बच्चा बड़ा हो गया तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो सकती? जेनेटिक का मतलब होता है आपकी बनावट भगवान ने ऐसी दी है, तो मतलब कि उसमें कुछ इंग्रेडिएंट कम है या गलत है जो नॉर्मल में होना चाहिए। तो जब बच्चा एक बार बॉर्न हो गया तो वो नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते। हालांकि रिसर्च चल रही है कि जेनेटिक ऑल्ट्रेशन होती है, जेनेटिक एडिटिंग होती है, बट वो सब अभी रिसर्च स्टेज में ही है। हो सकता है आज से 5 से 10 साल में। द टोटल नी रिप्लेसमेंट और टोटल हिप रिप्लेसमेंट, इसमें क्या डिफरेंस है? टोटल नी रिप्लेसमेंट मतलब वह हम घुटने के जोड़ को चेंज कर रहे हैं और हिप रिप्लेसमेंट मतलब हम हिप की सॉकेट और उसको चेंज कर रहे हैं। तो दोनों के इंडिकेशन डिफरेंट हैं। आजकल जोड़ बदलने की टेक्निक भी बहुत चेंज हो गई है। रिसेंट एडवांस की अगर हम बात करें, आधुनिक तकनीकों की बात करें, तो हम रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट आजकल कर रहे हैं, जिससे कि चीरा कम छोटा पड़ता है, ब्लड लॉस कम होता है, टाइम भी कम लगता है, पेशेंट बैक टू नॉर्मल जल्दी आता है। तो उसका जो मनोबल है वो भी अच्छा रहता है और वो जल्दी अपनी रिकवरी भी कर पाता है और डरने की आजकल इसमें कोई बात नहीं है। जोड़ आजकल जो आ रहे हैं वो इतने अच्छे हैं कि 25-30 साल आराम से चलते हैं। तो अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए, टेक्निक अच्छी की जाए, तो 25-30 साल आराम से वो निकाल के देते हैं। सर हम बचपन से ना कुछ बातें सुनते हैं, जैसे मम्मी बोलती है कि ज्यादा दूध पियो तुम्हारी हड्डियां मजबूत रहेंगी, ये बात सच है कि मिथ है? ये बात में कुछ पार्शियल ट्रूथ है, क्योंकि अगर आप देखें कि 30 या 35 साल की उम्र तक ही आपकी बॉडी में कैल्शियम डिपॉजिट होता है बोन्स के ऊपर। 30-35 साल के बाद वो जो कैल्शियम डिपॉजिट है वो निकलता है बॉडी से, तो झड़ता है कैल्शियम बॉडी से।
तो इसलिए बचपन में जो पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चों को दूध लेना चाहिए, कैल्शियम रिच फ्रूट खानी चाहिए, चने खाने चाहिए, इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप एक बोन बैंक बना रहे हैं। 30 साल के बाद वो आपकी बॉडी से निकलेगा, इसलिए हमें 30 साल 35 साल के बाद अपनी बॉडी का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बोन्स वीक हो रही हैं। अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो वो फर्दर वीकन। सर एक और, जैसे लोग बोलते हैं कि लोग कैल्शियम की दवाइयाँ ले लेते हैं बोन्स को मजबूत करने के लिए, तो वो सही है कि नहीं लेनी चाहिए? एक्चुअली जो हमारा कैल्शियम का डेली इंटेक है वो 1000 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम तक ही है। तो अगर हम प्रॉपर डाइट लें और हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छा है, हमारी गट हेल्थ अच्छी है, तो यूजुअली हमें एक्स्ट्रा कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हमने बच्चों को देखा होगा, बच्चे अच्छा डाइट लेते हैं अगर, तो उनको कैल्शियम एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, वो दूध लेते हैं, सब चीज़ें लेते हैं। बट ओल्ड एज में जैसे जैसे हम आते हैं, ओल्ड एज मतलब हम 40-50 से ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो और खाने की हमारी क्वांटिटी भी कम हो जाती है, इसीलिए हमें एडिशनल कैल्शियम लेने की जरूरत पड़ जाती है। सर एक और बात सुनते हैं, लोग कहते हैं कि हमें सर्दियों में अपनी सर्जरी नहीं करानी चाहिए, गर्मी में करानी चाहिए या गर्मी में नहीं करानी चाहिए, तो ऐसी कोई बात है कि ऐसे लोग बोलते हैं? तो ये अगेन एक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। लोगों के मन में एक मिथ होता है कि गर्मी में ज़्यादा सर्जरी कराने से पस बन सकता है, सर्दी में कराने से हीलिंग स्लो हो सकती है। एक्चुअली ये सब कही सुनी बातें हैं, इनमें कोई सच नहीं है। कारण ये है कि ऑपरेशन एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में किया जाता है। तो सर्जरी आप सर्दी में कराएं, गर्मी में टेम्परेचर कंट्रोल ऑपरेशन थिएटर के अंदर सिमिलर रहता है। और जहाँ तक कि ऑपरेशन के बाद की रिकवरी की बात करें, तो उसका टेम्परेचर से कोई रिलेशन ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स इंजरी कौन कौन सी होती है? तो स्पोर्ट्स इंजरीज मोस्ट कॉमनली 5 जो देखी जाती है। स्पोर्ट्स इंजरीज कई होती हैं, जो कि यूजुअली आप 18 साल से 35 साल की उम्र के लोगों में जो कि हाईली फिजिकली एक्टिव है उनमें देखी जाती है। बट मोस्ट कॉमनली जो हम 5 स्पोर्ट्स इंजरीज की अगर बात करें, तो वो होती है, सबसे पहली होती है एंकल स्प्रेन, पैर मुड़ जाना, जिसकी वजह से एंकल में स्प्रेन हो जाता है। दूसरी होती है ACL इंजरी, जो कि घुटने में एक लिगामेंट होता है जो टूट जाने की वजह से घुटने में लचक आ जाती है। तीसरी होती है लंबर स्ट्रेन, मतलब कि कमर दर्द होना। अगर आपने भारी सामान उठा लिया, आप अभी ट्रैवल करके आए हैं, तो आपकी कमर बैठ गई, जाम हो गई, ऐसा लोग बोलते हैं। चौथा है टेनिस एल्बो, कि आपकी एल्बो में बहुत सीवियर पेन हो रहा है, आप 2 किलो का सामान भी नहीं उठा पा रहे, तो टेनिस एल्बो। और 5वीं सबसे कॉमन प्रॉब्लम है शोल्डर में, वो है कि बैंकार्ड इंजरी, कि आपका कंधा बार बार डिसलोकेट होता है या कंधे में दर्द रहता है, आपने बैडमिंटन खेला, वो आपके कंधे में बहुत दर्द हो रहा है। ये 5 सबसे कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज देखी जाती है। सर सबसे लास्ट सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपके पास ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट्स आते हैं? हमारे पास 80% में कहूँगा जो पेशेंट्स आज की डेट में आते हैं, वो है बैक पेन, नी पेन, ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि हमारी जो भारत की पॉपुलेशन है, वो इस समय पे 35 से 50 की एज में सबसे ज़्यादा लोग हैं, बट ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो ओल्ड लोगों में सबसे ज़्यादा नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या कमर की घिसाव की प्रॉब्लम बढ़ रही है। लेकिन अवेयरनेस बढ़ने की वजह से अब स्पोर्ट्स इंजरीज भी काफ़ी कॉमनली देखी जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ACL इंजरीज, शोल्डर की बैंकार्ड या रोटेटर कफ इंजरीज, एंकल स्प्रेन्स, और एक्सीडेंट तो कोई भी एज ग्रुप में होता है, तो एक्सीडेंट के केसेस भी आते हैं। इसी के साथ सर मैं इंटरव्यू खत्म करना चाहूंगी और आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना बिजी शेड्यूल में से इतना थोड़ा सा टाइम हमारे स्टूडियो को भी दिया, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।